और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। और मैं आपका अपना SM गौड़, श्याम मनोहर गौड़, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने लेक्चर में। क्रैश कोर्स के 10th क्लास का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 पे आज बात करेंगे। और आपका बहुत ही शानदार वाला चैप्टर है आज, कारतूस डिस्काउंट। कारतूस है, और कारतूस कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, एक अच्छी सी कहानी स्वतंत्रता सेनानी की, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई कहानी को आज लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत ही सुंदर कहानी के साथ आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा, आप मुझसे जुड़ेंगे। वजीर एक ऐसा पात्र कहानी का है जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कई परिस्थितियों, कई स्थितियों में गुजरता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। आज हम उसी कहानी से रिलेटेड बात करेंगे और आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसी मुझे आशा है। कारतूस हबीब तनवीर द्वारा रचित एकांकी नाटक है। राइटर कौन है? हबीब तनवीर। ये आपका कहानी का राइटर है, कहानी का पात्र है हबीब तनवीर, और द्वारा रचित एक एकांकी नाटक है। इसमें वजीर अली, आपका जो कहानी का पात्र है वो कौन है बेटा? वजीर अली। वजीर अली की वीरता और साहस का वर्णन है। किस प्रकार अंग्रेजों की छावनी में घुसकर वहां से कारतूस उधार मांग लाया यार। दुश्मन की छावनी में अंदर गया और वहां से बुलेट लेकर के आ गया। देखिए कहानी। अंग्रेज कर्नल और लेफ्टिनेंट का डेरा, और वहां से आपकी कहानी का शुरू होता है कार्यक्रम। 1799 गोरखपुर के जंगल के अंदरूनी भाग में, इंटरनल, अंदर के भाग में रात्रि के समय कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट डेरा डाले हुए थे, अपना टेंट लगाए हुए थे। लेफ्टिनेंट बताता है यहां जंगलों में डेरा डाले हुए हफ्तों बीत गए हैं, सिपाही भी अब तंग आ चुके हैं। यह वजीर अली पकड़ में नहीं आ रहा। यह डेरा क्यों डाल रखा है इन लोगों ने? वजीर अली को पकड़ने के लिए डाल रखा है, लेकिन उस बंदे का कहीं पता ही नहीं लगता। कौन है वो क्रांतिकारी है, एक जगह टिकता नहीं है, अपने ग्रुप के साथ कभी यहां तो कभी वहां चलता है। कर्नल बताता है वजीर अली के कारनामे रॉबिन हुड की याद दिलाते हैं। उसे अंग्रेजों से सख्त नफरत है। उसने 5 महीने राज किया। इस दौरान उसने अंग्रेजी प्रभाव का रंग जमने नहीं दिया, प्रभाव से रंग नहीं जमाने दिया अंग्रेजों को। ऐसा था वो रॉबिन हुड, और रॉबिन हुड की ही तरह अपनी लाइफ को सेटल यहां पर कर रहा है। कौन? वजीर अली। तो आप जिस वजीर अली के बारे में जानना चाह रहे हैं, उस वजीर अली की कहानी लेफ्टिनेंट ने सादत अली का जिक्र छेड़ा। कर्नल ने बताया वह आसिफ उद्दौला का भाई है। कौन? सादत अली। किसका भाई है? आसिफ उद्दौला का। ये कहानी के पात्र हैं आपके, ठीक है? कहानी देखेंगे। आगे देखिए। जब से वजीर अली का जन्म हुआ, वह वजीर अली और आसिफ उद्दौला का दुश्मन बन गया। उसे अंग्रेजों ने अवध के तख्त पर इसलिए बिठाया क्योंकि वह विलासी आदमी था, भोग विलासी आदमी था, अय्याश आदमी था। उसे जब चाहेंगे तब हटा देंगे। उसने अवध की आधी दौलत अंग्रेजों को दे दी। वह खुद भी मजे करता और अंग्रेजों की मजे करवाता था। कौन? सादत अली। अंग्रेजों का साथ दे रहा था सादत अली। सारी जो धन दौलत, ऐशो आराम का जो सिस्टम था, वो सब कुछ खोल रखा था। वो भी ऐश कर रहा था और अंग्रेजों को भी ऐश करने दे रहा था। वजीर अली का जिक्र छिड़ने पर कर्नल ने बताया
कि अफगानिस्तान को भारत पर हमला करने की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी। आप इतिहास भी साफ साफ पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान को भारत पर हमला करने की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी कि तुम आओ और हिंदुस्तान पर अपना अधिकार जमा लो। किस किस प्रकार की घटनाएं घटी हैं हमारे साथ, भारत के साथ। विदेश से आक्रांता जो शासक थे वे आए, उन्होंने भारत के ऊपर हमला किया, भारत को अपना गुलाम बनाया। टीपू सुल्तान ने अफगानिस्तान को दावत दी कि आओ और भारत पर हमला करो। फिर वजीर अली ने, बाद में बंगाल के नवाब शमसुद्दौला ने भी उसे निमंत्रण भेजा। लेफ्टिनेंट ने बताया कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई। कर्नल ने हां भरते हुए कहा, इस तरह लहर को रोकना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे हुआ क्या, हिंदुस्तान में जागृति आने लगी, हिंदुस्तान में जन चेतना आने लगी, लोगों के अंदर एक रोष फूटने लगा। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने क्या किया? भारत के अंदर लूट मचा दी। आप जानते हैं, समझते हैं, आपने पढ़ा है इसके बारे में। तो लूट मचा दी अंग्रेजों ने, और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ एक कम्युनिटी तैयार होने लगी, एक ग्रुप तैयार होने लगा। कहां पर? भारत में। फिर वजीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या कर दी गई। वजीर अली ने वो अंग्रेज कंपनी जो थी उसके वकील को निपटा दिया। कर्नल बताता है वो सारों से पूरी फौज लेकर वजीर का पीछा कर रहा है, परंतु वजीर अली उसके हाथ नहीं आता। वो जाबाज आदमी है, हिम्मत वाला आदमी है, हौसला वाला आदमी है। उसने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली। वह वकील उन्हें मिसगाइड कर रहा था, अंग्रेजों का वकील था। उस अंग्रेजों के वकील को वजीर अली ने रास्ते में से हटा दिया कि ये बहुत ज्यादा मिसगाइड कर रहा है, ये अंग्रेजों को पूरा समाधान देता है, पूरा तौर तरीका बताता है। उसने रास्ते से उसे चलता किया। फिर क्या होता है? हुआ यूं कि कंपनी ने वजीर अली को पद से हटाकर बनारस पहुंचा दिया। फिर कंपनी ने वजीर अली को हटाया और पहुंचा दिया बनारस, और उसके लिए 3 लाख रुपया सालाना वजीफा तय कर दिया। टैक्स उसके लिए दे दिया गया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता बुलवाया। इस पर वजीर अली ने बनारस में रहने वाले वकील से शिकायत की कि मुझे कोलकाता क्यों भेजा जा रहा है। वकील ने वजीर अली की एक नहीं सुनी, उल्टे उसे खरी खोटी सुना डाली। वजीर अली ने खंजर से उसकी हत्या कर दी और उसके साथियों सहित आजमगढ़ की तरफ भाग गया। उसे पता था कि अब अंग्रेज उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने, शासकों ने उसे घाघरा पहुंचा दिया। हुक्मरान मतलब शासक। हुक्मरान कौन होते हैं? शासक, राजा। और उस वक्त जो राजा थे उन्होंने क्या किया? उसको, हुक्मरान का मतलब शासक, उन्हें घाघरा पहुंचा दिया। अब उसका काफिला जंगलों में भटक रहा है। अब वो चारों तरफ जंगलों में इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर काट रहा है। कौन? वजीर अली। और दुश्मनी हो चुकी है वजीर अली और अंग्रेजों के बीच में। भारत को स्वतंत्र कराने की योजना बनाई। किसने बनाई? कैसे बनाई? आइए जानते हैं। कर्नल ने लेफ्टिनेंट को बताया कि वजीर अली किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वह वहां अफगानी हमले का इंतजार करते हुए अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, ताकि पहले सदाकत अली को हटाकर अवध पर कब्जा करे, फिर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाले। क्योंकि ये जो सदाकत अली था, ये मिल चुका था पूर्ण रूपेण अंग्रेजों के साथ। जैसा कि हमने जाना, अंग्रेजों के साथ मिल भी चुका था और उनको सभी प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहा था। तो ऐसी स्थिति में समझने वाली बात यह थी कि पहले इसको हराया जाए, उसके बाद अवध पर कब्जा कर लिया जाए। वजीर अली का अंग्रेजी छावनी में आना। अब क्या हुआ? वजीर अली जंगलों में भटक रहा था और कर्नल जो था उसने भी अपनी पूरी छावनी जंगल के अंदर डाली हुई थी। जंगल में सारा साम्राज्य स्थापित किया हुआ है। किसने? अंग्रेजों ने। पूरी छावनी बिठा रखी है अंग्रेजों ने। वजीर अली भी अंग्रेजों में छुपता
जंगल में छुपता छुपाता इधर से उधर भटक रहा है, घूम रहा है। अब क्या होता है देखिए, कर्नल बताता है कि वजीर अली अभी नेपाल नहीं पहुंच सका है। अंग्रेजों तथा शहादत अली खां की फौजें उसका सख्ती से पीछा कर रही है। तभी एक सिपाही उन्हें आकर सूचना देता है कि दूर से धूल उड़ती नजर आ रही है। कर्नल सब सिपाहियों को सावधान होने के लिए कहता है तथा आने वाले पर कड़ी नजर रखने का आदेश देता है कि ये जो दूर से धूल उड़ती हुई नजर आ रही है, हो न हो कोई घटना दुर्घटना कुछ न कुछ बात हो सकती है, हमें तैयार रहना पड़ेगा, ऐसी सूचना वो देता है। और फिर क्या, तभी एक घुड़सवार वहां आता है। वो सिपाही को कहता है उसे कर्नल से मिलना है। कर्नल उसे अपने कमरे में बुलवाता है। सवार एकांत मांगता है, अकेले में बात करना चाहता हूं। कर्नल अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों को बाहर जाने के लिए कहता है। सवार चारों तरफ देखकर पूछता है, उन्होंने इस जंगल में डेरा क्यों डाला हुआ है? अरे भाई, आप सभी लोग इतनी सारी फौज के साथ यहां जंगल में कर क्या रहे हो? क्यों आए हो जंगल में? क्या कारण है जंगल में आने का? कर्नल बताता है, कंपनी के हुक्म से वह वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहते हैं। कंपनी कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आदेश है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए और इसीलिए हम यहां पर आए हैं। सवार कहना चाहता है, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत कठिन है क्योंकि वो जाबाज सिपाही है, वो जाबाज हिम्मत वाला। जाबाज का मतलब क्या होता है? हिम्मत वाला सिपाही है। कर्नल उससे पूछता है, क्या वो उसे चाहता है, जानता है? सवार वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए 10 कारतूस मांगता है। एक काम करो, मैं तुम्हें वजीर अली को गिरफ्तार करवा दूंगा, मुझे 10 कारतूस दे दो। आपकी कहानी का नाम जो है कारतूस, वो कहां से जन्म लेता है? देखिए उसने क्या मांगे वहां आकर के? कारतूस मांगे। उस कर्नल से आकर के मांगे उसने 10 कारतूस। कर्नल उसे खुशी खुशी 10 कारतूस दे देता है। क्या कहता है वो? मैं गिरफ्तार करवा दूंगा उसको, आप मुझे 10 कारतूस दे दो। वह सवार से उसका नाम पूछता है। सवार कहता है वजीर अली। वाह, सवार की हिम्मत देखिए आप। वह अंग्रेजों की उस छावनी में घुस जाता है, कर्नल से बात करता है, उसी कर्नल से बात करता है जो उसकी गिरफ्तारी के लिए अपनी छावनी को जमा करके बैठा हुआ है। जो सारी व्यवस्थाएं जिसने जमा रखी है सिर्फ वजीर अली को पकड़ने के लिए। और वजीर अली की हिम्मत देखिए, वो उसी छावनी में घुसता है, उसी से जाता है और उसी से कर्नल से अपनी गिरफ्तारी की बात करता है और मांग लाता है 10 कारतूस। जी हां, कारतूस देता है। वह सवार से उसका नाम पूछता है। वो बताता है, वजीर अली, मुझे आपने कारतूस दिए, इसके लिए आपकी जान बख्शता हूं, वरना मैं आपको यहीं पर इस कारतूस से फोड़ देता। क्या हिम्मत थी यार, क्या जाबाजी थी, क्या हौसला था। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। ये थे वो क्रांतिकारी जिनके मन के अंदर एक जज्बा था, एक हौसला था, एक हिम्मत थी, अपनी मातृभूमि के प्रति मर मिटने की जिनके अंदर कुव्वत थी। कर्नल ये देखकर सन्नाटे में आ जाता है। सवार घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि ये सवार कौन था? लेफ्टिनेंट ने कर्नल से पूछा, ये सवार कौन था, क्या लेने आया था? अब क्या जवाब दे? अपनी गलती को बताए भी तो कैसे बताए? कर्नल ने दबी जवान में क्या कहा? एक जाबाज आदमी था, एक हिम्मत वाला आदमी था, एक हौसले वाला आदमी था। कर्नल समझ गया कि वाकई इस आदमी को पकड़ना बहुत टेढ़ी खीर है। प्यारे बच्चों, ऐसी कहानियां हमारे भारतीय इतिहास में भरी पड़ी है। हमारे सिस्टम में, हमारी संस्कृति में, हमारी कल्चर में भरी पड़ी है ऐसी कहानियां जिनके अंदर एक हौसला, एक जज्बा है। एक कहानी, एक कविता याद आती है कि फिर आज भुजाएं फड़क उठी भारत के वीर जवानों की, हम पर प्रहार करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की। जिसने भी हमें चुनौती दी उस पर आया है क्रोध सदा, और संगीनों से संगीनों का हम लेते हैं प्रतिशोध सदा। ये भारत के वीर, ये भारत के जवान जिनके अंदर हौसला था, जज्बा था, हिम्मत थी यार।
हमें वही जज्बा कायम रखना है, वही हौसला बनाकर रखना है। तब जाकर के हम अपनी मातृभूमि को, अपने देश को सर्वोपरि ला पाएंगे, सबसे ऊपर ला पाएंगे। तो हैं तैयार हम? हाँ, हैं तैयार हम। उसी हौसले और जज्बे को लेकर आगे बढ़ते हैं और ये चालू होती है हमारी थोड़ी सी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? हुक्मरां का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। हुक्मरां का मतलब क्या होता है? आदेश होता है, आदेशकर्ता होता है, प्रशासक होता है या सेना नायक होता है? जवाब आपको ढूंढना है। हुक्मरां मैंने बताया था आपको, हुक्मरां हुक्म देने वाला होता है वैसे, लेकिन यहां पर न आदेश आएगा न आदेशकर्ता आएगा, यहां आएगा प्रशासक। प्रशासक मैंने आपको बताया था शासक, प्रशासन करने वाला, शासन करने वाला, शासक, शासक। प्रशासक ही सही है, हम उसके नाम को चेंज नहीं करें, प्रशासक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जानिसार का तात्पर्य क्या है? जानिसार, जान के दुश्मन, जान के रक्षक, जान से प्रिय और जान देने वाले। जानिसार, जानिसार का तात्पर्य क्या है? जान के दुश्मन, जान के रक्षक, जान से प्रिय और जान देने वाले। जान के दुश्मन। वजीर अली का कारवां जंगलों में क्यों भटक रहा था? वजीर अली का खुद का कारवां क्यों भटक रहा था? अंग्रेजों से बचने के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के लिए, अपना राज्य वापस जीतने के लिए या आजमगढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए? क्यों भटक रहा था? क्यों? अंग्रेजों से विरुद्ध संघर्ष करने के लिए। अंग्रेजों का सामना करना था, उनके खिलाफ जाना था, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना था, संघर्ष तैयार करना था। वजीर अली का उद्देश्य क्या था? अवध को जीतना, अंग्रेजों को हराना, दिल्ली का शासक बनना या फिर अवध जीतकर अंग्रेजों को भारत से भगाना? यस, अवध जीतकर और भारत से अंग्रेजों को भगाना। और अवध कब जीतेगा? जब सादत अली जो वहां पर शासक बैठा हुआ था उसको हराया जाएगा। वजीर अली किसकी सहायता से अवध पर कब्जा करना चाहता था? अवध पर कब्जा करना चाहता है किसकी सहायता से? नेपाल की सहायता से, अफगानी हमले की सहायता से, अपने जानिसारों की सहायता से, दिल्ली की सहायता से? ढूंढना पड़ेगा। अपने जानिसार की सहायता से। हाँ, यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। जानिसार का मतलब जान देने वाले आएगा, क्योंकि ये जो रक्षक हैं इनके, ये जान देने वाले। वजीर अली किसकी सहायता से अवध पर कब्जा करना चाहता था? किसकी सहायता से? देखो वहां पर अफगानी हमले के लिए भी बुला गया था, टीपू सुल्तान ने बुलाया था अफगानी हमले के लिए, और अपनी जानिसारों की सहायता से। तो उसके साथ तो बेचारे साथ कुछ था नहीं, अपन यही कहेंगे कि उसके जानिसार, उसके जो सैनिक थे उनकी सहायता से वो हमला करके और बचाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ अपन बात करेंगे। कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल का खेमा, पूरी फौज जो थी कर्नल की वो जंगल में क्यों लगी हुई थी? देखिए, कर्नल कॉलिंज का खेमा वजीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में लगा हुआ था। उनका उद्देश्य क्या था? वजीर अली को पकड़ना। सीधा सा छोटा सा जवाब है। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार ने जब पूछा कर्नल से कि भाई आप इतना सारा लवाजमा लगाकर यहां पर क्यों पड़े हुए हैं, तो जवाब क्या था उसका? हमारा उद्देश्य है वजीर अली को पकड़ना, और उसको पकड़ने के लिए हम सारी तैयारी करके यहां हैं। तो वजीर अली ने जवाब क्या दिया था? बहुत मुश्किल है साहब,
उसका पकड़ा जाना बहुत मुश्किल है। सवार स्वयं वजीर अली था और उसी से पूछा गया। उसने वजीर अली की गिरफ्तारी को बहुत मुश्किल इसलिए कहा क्योंकि वह जाबाज था। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी जान लगा सकता था। और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए जान क्यों लगा सकता था? क्योंकि उसको अपना उद्देश्य पूरा करना था। उसे एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो उसका था, अंग्रेजों को भगा देना, अवध को बिल्कुल स्वतंत्र करा लेना, यह उसका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अपना जान जोखिम में डाली हुई थी। लोगों के साथ मिला हुआ था, लेकिन लोग साथ नहीं देते थे, घबराते थे। किसके कारण? उन अंग्रेजों के कारण। इसलिए उसने बचाव का जो तरीका ढूंढा था वो यही था कि वो जंगल जंगल घूमता हुआ उन अंग्रेजों की सेना को धीरे धीरे समाप्त करता रहे। और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हो रहा था। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कंपनी के वकील, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, वकील को मार दिया। जब देखा कि वकील अगेंस्ट जा रहा है, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने आजमगढ़ के जंगलों में छिपकर अपनी सुरक्षा की। वो कहां चला गया? आजमगढ़ के जंगलों में। यस, छुप गया। वहां से वह आजमगढ़ के सैनिकों की सहायता से घाघरा पहुंच गया। तब से वह गोरखपुर के जंगलों में छिपा हुआ। यूपी की जो घटना है, घाघरा स्थान जो है, आजमगढ़, ये सारी चीजें, ये सारी जगह जो है वो यूपी की है। सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया? रहना था भैया। जब कर्नल को पता लगा यार यही था वजीर अली जो मेरे पास आकर के मुझसे इतनी सारी बातें कर गया, मुझे ऐसा माहौल में बनाया, ऐसा माहौल जमाया कि वो तो सब कुछ ले गया और कारतूस और ले गया। तो ऐसी स्थिति में हक्का बक्का रह गया। सवार स्वयं वजीर अली था। कर्नल कभी यह आशा नहीं कर सकता था कि वजीर अली इतनी हिम्मत करते हुए उसके खेमे में चला आएगा। कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है इतनी हिम्मत कि दुश्मन की फौज में, दुश्मन की टीम के अंदर जो व्यक्ति चला जाए और जाकर के वहीं से हथियार मांग करके ले जाए? इतनी हिम्मत कौन कर सकता था? बहुत मुश्किल था ना। तो उसकी नजरों में बहुत खतरनाक, वजीर अली उसकी नजरों में बहुत खतरनाक और हिम्मती व्यक्ति था भी सही वो खतरनाक और हिम्मत वाला व्यक्ति। इतना बड़ा खतरा लेने वाला व्यक्ति खतरनाक होगा ना, और खतरनाक था वो। उसने अपनी हिम्मत को दिखाया, प्रदर्शित किया। इसलिए उसके साहस को देखकर और पास खड़ी अपनी मौत को देखकर वह हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा अब तो ये मार भी सकता है। अच्छा यही हुआ कि उसने उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कारतूस दिए थे, इंसानियत बाकी थी। यही इंडियंस की बात है। भारतीयों के अंदर हिम्मत है, हौसला है और प्यारे बच्चों इंसानियत है। ऐसी कहानियां क्यों सुनाई जाती है? ऐसी कहानियां पढ़ने के लिए क्यों दी जाती है? ताकि आपके अंदर एक इंसानियत जन्म ले, एक हौसला जन्म ले। हम ये जाने कि किस प्रकार से हम अपनी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, हम हमारी कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी कहानियां हमें कुछ सीखने को देती है। ऐसी कहानियां हमारे कोर्स में आने का कारण यही है कि हम उन कहानियों से कुछ सीखें, कुछ जानें, कुछ समझें। प्रश्न आता है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? लेफ्टिनेंट और कर्नल, दो पात्र यहां पर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट को लगने लगा था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पूरी एंटी कंपनी, एक लहर दौड़ गई है, एंटी कंपनी, एक माहौल बनता हुआ चला जा रहा है। क्यों लगा? लेफ्टिनेंट ने कर्नल से जाना कि कंपनी के खिलाफ केवल वजीर अली ही नहीं, बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान और जंगल में नवाब का भाई शमसुद्दौला भी खिलाफ हो गया है। इतने सारे लोग, ये कंपनी के खिलाफ केवल वजीर अली ही नहीं, बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान खिलाफ हो चुका था, नवाब का भाई जंगल में शमसुद्दौला उनके खिलाफ है। तीनों ने कंपनी के विरुद्ध अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमां को आमंत्रण करने का, बुलाने का निमंत्रण दिया है। कहां? अफगानिस्तान से बुलाया जाएगा।
अफगानिस्तान का जो राजा होगा उसको बुलाया कि यार तुम आओ हमारी हेल्प के लिए और हम सब मिलकर के और इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ऐसी सूचना पा करके और जो लेफ्टिनेंट था वो घबरा गया। उसने कहा भैया कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, अपने बस का मामला नहीं है। हाँ, इसलिए उसको बुलाया और निमंत्रण दिया। इससे उसे आभास हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। धीरे धीरे लोगों के अंदर कंपनी के खिलाफ गुस्सा आने लगा। हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि कंपनी का मतलब अंग्रेजों ने क्या किया? पूरे देश में शोषण की नीति अपना ली। सारे हिंदुस्तानियों के प्रति सिर्फ शोषण, दिया कुछ नहीं, सिर्फ छीनने का काम किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक महिला होकर के किस प्रकार से कूद पड़ी सेना को, अंग्रेजी सेना के खिलाफ किस प्रकार से कूद पड़ी। वो तो एक महिला थी। ये गुस्सा, ये हौसला हर व्यक्ति के अंदर होना जरूरी था। हम आज स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, स्वतंत्र भारत में चल रहे हैं, लेकिन हमने किया कि अपने देश के लिए हम सिर्फ खिंचाई करने का काम करते हैं। देश में ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे भाई हम क्या करते हैं देश के लिए, ये भी सोचने की बात है। तो इन पाठों से हमें यह सीखने को मिलता है, यह समझने को मिलता है। यहां पर आएगा कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। कैसे, बताइए आप। एक हिम्मत वाला सिपाही था। कैसे था हिम्मत वाला सिपाही? वजीर अली सचमुच एक जाबाज सिपाही था। वह बहुत हिम्मती और बहुत साहसी था। उसने अपना लक्ष्य पाने के लिए अपनी जान लगा दी। उसे अपनी जान लगानी आती थी। उसने कहा हिम्मत और हौसला जब तक नहीं रखेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। उसे अब देश के लिए अपनी जान लगानी आती थी। जब उसने अवध की नवाबी ले ली, उससे अवध की नवाबी ले ली। किसने? अंग्रेजों ने। ये यहां तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। यार इन्होंने आज अवध छीना है, कल दूसरे राजाओं से उनके राज्य छीन लेंगे। क्या करेंगे देश के लोग, क्या करेंगे हम लोग? उसने गवर्नर जनरल के सामने पेश होने को अपना अपमान माना। क्यों जाऊं मैं गवर्नर जनरल के सामने? मेरा अपना देश, मेरा अपना राज्य जो तुमने छीन लिया, और अब मुझे गवर्नर जनरल अंग्रेज के सामने खड़ा करोगे? नहीं जाऊंगा, साफ मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली। बहुत नाटक कर रहा है ये वकील, अंग्रेजों की गुलामी करता हुआ। इंडियन होकर के अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं ये लोग। अपने लोग होकर अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हुए हैं ये लोग। क्या करते? मार डाला, खत्म कर दिया उस वकील को। फिर यह हत्या शेर की मांद में जाकर शेर को ललकारने जैसी थी। आप अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजी व्यक्ति की हत्या कर डाली, वाकई शेर की मांद में जाकर शेर को ललकारने जैसी थी। उसके बाद वो आजमगढ़ और गोरखपुर के जंगलों में भटकता रहा। क्यों भटकता रहा? क्योंकि वो समझता था मैं अकेला पड़ जाऊंगा और अंग्रेज क्या करेंगे? मुझे दबोच लेंगे। अगर मैं अपने आप को बचा पाया तो मैं इन अंग्रेजों की नाक में दम कर दूंगा, इन्हें परेशान करके छोड़ूंगा। ऐसा विचार था उसका, ऐसी स्थिति। लेकिन होना क्या था? वहां भी निडर होकर अंग्रेजों के उस डेरे में घुस गया जो उसे पकड़ने के लिए बनाया गया था। चलो जमाओ तुम मेरे लिए जाजम, मैं आता हूं। और पहुंच गया वह शेरदिल, वह हिम्मत वाला बंदा। कहां पर पहुंच गया? अंग्रेजों की मांद में, शेर की उस मांद में, अंग्रेजों को उस डेरे में, किले में अंदर पहुंच गया। अब वह कर्नल को ही जान से मारने की धमकी दे आया। ओ कर्नल साहब, ज्यादा नाटक नहीं करने का, हाँ, वरना मेरा नाम है वजीर अली। यस, धमकी दे आया। इन घटनाओं से पता चलता है कि वह सचमुच जाबाज आदमी था। यार दुश्मन के सामने जाकर इतनी हिम्मत और हौसला, जहां पर पूरी छावनी जमी हुई है, किस प्रकार से एक मैसेंजर बनकर गया, एक सूचना देने वाला बनकर गया और कहा मुझे 10 कारतूस दे दीजिए, मैं पकड़ कर लाऊंगा वजीर अली को। अंग्रेजों ने कहा यार अपनी टेंशन खत्म होगी, दे दो इसको कारतूस, कम से कम ये उसको पकड़ के ले आएगा। और बंदे ने क्या किया?
ले गया 10 कारतूस और जाते जाते हेलो हाय बाय बाय कर गया। प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस कारतूस नामक एकांकी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। उद्देश्य, कहने का उद्देश्य, समझाने का उद्देश्य, पाठ लिखने का उद्देश्य क्या है इस पाठ का, यह पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो बेटा, कारतूस नामक एकांकी का उद्देश्य है भारत को अंग्रेजी राज्य से मुक्ति दिलाने में तत्कालीन नवाबों के योगदान पर प्रकाश डालना। उस समय के राजा नवाबों ने जो मेहनत की, जो प्रयास किए, उन प्रयासों को इन पाठों के माध्यम से, इन कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, एकांकी क्या है? नाटक है, जो सिर्फ वन वे चलता है। नाटक और एकांकी में अंतर क्या होता है? नाटक में सारे पात्र अलग अलग बोलते हैं, नाम लिखा रहेगा, फिर वो उसका स्टेटमेंट आएगा, फिर नेक्स्ट नाम होगा, फिर वो बोलेगा। एकांकी में क्या होता है? उस पूरी कहानी को, पात्र तो होते हैं लेकिन कहानी को एक लेखक सुनाता है, एक लेखक बताता है वो ऐसा बोला, फिर उसने ऐसा किया, फिर उसने, यही एकांकी है, एक अंक में चलती है। नाटक में क्या होता है? विभिन्न सारे पात्र होते हैं और हर पात्र अपनी अपनी बात को खुद कहता है। यहां पर पात्र अपनी बात को खुद नहीं कह रहा, यहां कौन कह रहे हैं? राइटर कह रहा है, पाठ का लेखक कह रहा है। तो क्या उद्देश्य था इस एकांकी को लिख करके आप लोगों को सुनाने का, बताने के पीछे उद्देश्य क्या था? देखो, कारतूस नामक एकांकी का उद्देश्य है भारत को अंग्रेजी राज्य से मुक्ति दिलाने वालों में तत्कालीन नवाबों के योगदान पर प्रकाश डालना। उस समय के जो नवाब थे, वैसे तो नवाब और राजाओं ने किया क्या, आपसी फूट इतनी ज्यादा उन लोगों के अंदर थी कि उनके ही कारण हमारा देश गुलाम हो गया। जब पास वाले, पड़ोस वाले राज्य पर अंग्रेज हमला करते थे तो दूसरा राज्य आराम से बैठा रहता था। क्या सोचता था? हमारे ऊपर थोड़ी हुआ है, ये तो पड़ोसी राज्य के ऊपर हुआ है। उन्हें यह पता नहीं था कि यह प्रॉब्लम हमारे ऊपर भी आ सकती है, और आई। ऐसी प्रॉब्लमों का सामना नहीं करने के कारण हम गुलाम हुए, हम एक दूसरे का इंतजार करते रहे। लेखक चाहता है कि 1799 के आसपास कंपनी सरकार का दबदबा बढ़ता चला जा रहा था। अब देखो कितना पुरानी प्रॉब्लम है ये। हम 1947 में स्वतंत्र हुए। कब से चल रहा है अंग्रेजों का शासन? हम कहते 200 वर्षों तक चला। आसपास कंपनी सरकार का दबदबा बढ़ता जा रहा था। देसी नवाबों को सत्ता से अलग करके कंपनी सरकार के पिट्ठू बिठाई जा रही थी, सरकार के पिट्ठू बिठाई जा रही थी। और उस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह थी प्यारे बच्चों, हमारे ही देश पर अंग्रेज तो मुट्ठी भर थे। अंग्रेज ये कहते हैं कि अगर भारतीय एक एक कंकर भी मारते ना तो हम मर जाते। लेकिन हौसला नहीं था, जज्बा नहीं था। हम लोगों के अंदर यही प्रॉब्लम है। आज पाकिस्तान हमारी तरफ आंख निकालता है, चीन हमारी तरफ आंख निकालता है। अरे यार, सारी जिम्मेदारी सरकार की थोड़ी है, हम भी सरकार हैं, हमें भी अपना जिम्मेदारी समझना चाहिए, दायित्व समझना चाहिए। लेकिन हम सारी बातें, सारी प्रॉब्लम सरकार के ऊपर डाल देते। उस समय क्या करते थे वो राजा नवाब? अपनी सेना को संगठित रखते थे और हमला, भाई भाई की फूट का लाभ उठाकर देश को कंपनी सरकार का गुलाम बनाया जा रहा था। यही तो प्रॉब्लम थी, भाई भाई की फूट का। जिस बात को मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, भाई से भाई को दूर करा दिया, फूट डाल दी आपस में, हमें अपने लोगों से भिड़ा दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? हम कमजोर पड़ गए, हम कमजोर हो गए। क्यों हो गए? हमारी ताकत बढ़ गई, हमारा भाई हमसे दूर हो गया। एक राज्य दूसरे राज्य से सहायता करने के लिए मना कर दिया। कोटा राज्य, बूंदी राज्य, झालावाड़, ये जो राज्य थे, इन राज्यों के जो राजा थे, ये राजा तक एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं आए। एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। ऐसी स्थितियां जब बन गई तो हम दूर होते हुए चले गए। एक राज्य ने दूसरे राज्य, ये राज होते थे, राज, कोटा राज, बूंदी राज। राज का मतलब ये एक जो इलाका था, यहां का एक राजा था, ये एक राज था, यहां का एक ये छोटा सा एक देश हुआ करता था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर इन सबको समेट करके एक नहीं करते तो प्यारे बच्चों आज भी हम लोग टुकड़ों में बटे हुए होते और आज भी वही नीति चल रही होती। छोटे छोटे राज्य एक दूसरे पर हमला कर रहे होते, वही स्थिति बनी। फूट डालो, राज करो, कंपनी का गुलाम बनाया जा रहा था। ऐसी स्थितियों में अवध के बर्खास्त नवाब अली ने, कौन सा बर्खास्त, किसने बर्खास्त किया? कंपनी ने बर्खास्त किया। उस नवाब अली ने कंपनी की सरकार से सीधा संघर्ष मोल ले लिया। उसने कहा ठीक है यार जो होगा, लेकिन इन अंग्रेजों के नाक में दम कर दूंगा, परेशान करके रख दूंगा इनको। देखो हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, जब तक हम खुद हिम्मत नहीं करते तब तक ईश्वर हमारी सहायता करने के लिए नहीं आते। हमें अपनी सहायता खुद करनी होगी, तब जाकर के हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तब जाकर के हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हम अपनी सहायता खुद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक आम के पेड़ के नीचे दो आलसी सो रहे थे, दो आलसी, पक्के आलसी, जिनको अपनी खुद की सहायता करना नहीं आता था। भूख लग रही थी। अब क्या हुआ, उस आम के पेड़ से पका हुआ एक आम के नीचे गिरा। जिसको भूख लग रही थी ना मित्र को, उसने दूसरे मित्र से कहा यार तू मेरा कितना अच्छा मित्र है यार, तो क्या करूं, ये आम उठाकर मेरे मुंह में नहीं खिला सकता? तो भैया भूख तेरे को लग रही है, तू उठा के खा ले। नहीं खाया बंधुओं, क्यों? आलसी थे ना पक्के। ऐसे ही लोग देश का नाम डुबोते हैं जो आलसी होते हैं, जो अकर्मण्य होते हैं, जिनको कर्म करने में शर्म आती है। नहीं उठाया उसने। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक कुत्ता आया और वो पहले वाला जो था ना, जिसको भूख लग रही थी, वो नहीं, जिसने मना किया था, उसका मुंह चाटने लगा। हा हा छी। वो चिल्ला रहा है, दूसरे उससे कह रहा है पहले वाले से, अरे यार तेरे को दिख नहीं रहा, ये कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है, इसे भगा नहीं सकता, इसको हटा नहीं सकता। उसने कहा वाह, तूने मुझे आम खिलाया था क्या? अरे जब तक ऐसे निकृष्ट लोग रहेंगे, आलसी लोग रहेंगे, तब तक वो कुछ नहीं कर पाते। आप कब तक दूसरों की आशा लगाए रखोगे? दूसरे आपकी हेल्प करेंगे? आपको खुद पढ़ना होगा, खुद समस्या का समाधान करना होगा, खुद तैयार होना पड़ेगा, तभी तो जाकर के हम सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर वजीर अली यही सोच लेता, वजीर अली भी यही सोचता दूसरे हेल्प करेंगे जब जाकर के मैं आगे बढ़ूंगा, तो शायद वो ऐसा नहीं कर पाता, शायद वो अपनी हिम्मत नहीं दिखा पाता। उसने इतनी हिम्मत दिखाई। फिर क्या हुआ, सरकार से सीधा संघर्ष मोल ले लिया। उसने जान की बाजी लगाकर अपने स्वाभिमान की रक्षा की तथा कंपनी सरकार के वजीफे को ठुकराकर, लाभ, वजीफा, लाभ, पद ठुकराकर जंगल जंगल भटकना स्वीकार कर लिया। वो चाहता तो सरकार ने जो उसे पद दिया था, सरकार ने जो उसे लालच दिया था, भैया उस लालच को लेकर के और आराम से अपने जीवन को जी लेता। लेकिन बच्चों उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? स्वाभिमान भी कोई चीज होती है यार। स्वाभिमान क्या चीज होती है बता दूं आपको। जब भगवान श्री राम ने लंका को जीता, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, सारा का सारा राज्य किसको दे दिया? विभीषण को देने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान कर क्या रहे हो, सारी मेहनत हमने की, सारा प्रयास हमने किया, और ये सोने की लंका आप दे रहे हो विभीषण जी को। भगवान ने क्या कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, माना कि ये लंका सोने की है, पूरी सोना भरा पड़ा है, खजाना है, लेकिन मुझे ये रुचिकर नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि अगरीयसी। हमारी जननी और हमारी जन्मभूमि, हमारी मां और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से महान होती है। ये स्वाभिमान है। कुछ अपना सेल्फ ईगो होना चाहिए यार, क्योंकि नहीं होगा तो फिर तो गार है, फिर मिट्टी है। जंगल जंगल भटकना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। वजीर अली ने अवध की नवाबी वापस लेने के लिए अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता दिया कि तुम आओ अफगानिस्तान के बादशाह को और हिंदुस्तान पर हमला करो, ताकि इन अंग्रेजों को भगाया जा सके। इस न्योते में टीपू सुल्तान और बंगाल के शमशुद्दौला भी शामिल थे। इस प्रकार तत्कालीन नवाबों ने अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया। उस समय जो नवाब थे
वरना लोगों ने लूटने का काम किया, लेकिन इनने मिलकर के उसे अपना बनाया, देश को स्वतंत्र कराने का कार्य किया। बेटा इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व इसलिए करवा रहा हूं, एक बार में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। वजीर अली के 5 महीनों के शासनकाल की विशेषता क्या थी? उसमें अपने शासन में अंग्रेजी चाल चलन का असर नहीं फैलने दिया। बहुत बड़ी बात की उसने अपने शासनकाल में अंग्रेजी चाल चलन का असर नहीं फैलने दिया। उसने, आज हम लोग टोटल क्या कर रहे हैं, हम अंग्रेजी चाल को अपना रहे हैं, हम अपनी चाल को भूलते चले जा रहे हैं। क्या पता हमें अपना तो अच्छा लगता नहीं, हम हमेशा अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी स्टाइल, अंग्रेजी तरीके, बोलने में, रहने में, पहनने में, सब तरीके अंग्रेजी अपनाते हुए चले जा रहे हैं। आखिर हमारी अपनी पहचान कहां खोती हुई चली जा रही है? क्यों खोती हुई चली जा रही है? आज हम अपने अपनत्व को छोड़ करके दूसरों के उस दिखावे को अपनाते हुए चले जा रहे हैं। कर्नल ने, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 13 नंबर आपका कंप्लीट होता है। 14 की बात करूंगा। कर्नल ने वजीर अली को हटा करके कर्नल ने और सादत अली को गद्दी पर क्यों बिठा दिया? कर्नल कालिंज अवध में कंपनी सरकार का दबदबा चाहता था, परंतु वजीर अली कंपनी सरकार का कट्टर दुश्मन हो चुका था, वो साथ नहीं दे रहा था, इसलिए उसने वजीर को पद से हटा दिया और उसकी जगह अपने पिट्ठू क्या कहेंगे, चमचा, देसी भाषा में हम उससे कहेंगे अपना चमचा जो था सादत अली को बिठा दिया। इससे उसे अवध की आधी धन संपत्ति मिल गई और मनचाही मौज उड़ाने का अवसर मिल गया, क्योंकि ये उसका चमचा था सादत अली। और सादत अली जो कमाई करके दे रहा था वो किसको दे रहा था? अंग्रेजों को दे रहा था। तो अंग्रेजों को तो शासन नहीं करते हुए भी शासन मिल गया था। यहां पर दिक्कत यही थी प्यारे बच्चों, अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेज शासन खुद नहीं करते थे यार, मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, वो क्या शासन करते? उन्होंने क्या किया, एक एक व्यक्ति, जैसे थानाधिकारी होता है, थानाधिकारी अपना बिठा दिया, तो थाने में जो और कर्मचारी थे वो कौन थे? इंडियन थे, हमारे अपने लोग थे। मंगल पांडे भी एक क्रांतिकारी कैसे बना? जब उसके सामने ऐसी घटना होती हुई उसने देखी, अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के खिलाफ अत्याचार होते हुए देखा, तब उससे रहा नहीं गया। जब हमारे ही लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे, हमें अंग्रेजों से दुश्मनी कम रही, अंग्रेजों का अत्याचार हमारे ऊपर कम रहा, हमें अपने ही लोगों ने ज्यादा मारा। सादत अली को बिठा दिया, इससे उसे अवध की आधी धन संपत्ति भी मिल गई और मौज मनमौजी हो गया। सादत अली को गवर्नर जनरल द्वारा बुलाने पर आपत्ति क्यों थी? वजीर अली को गवर्नर जनरल ने उसे बुलाया था, मैं क्यों जाऊं भाई? अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो आकर के मिलेगा, मैं क्यों जाऊं? वो स्वाभिमानी नवाब था, वजीर अली स्वाभिमानी था। बिल्कुल साहब, अपना स्वाभिमान होना चाहिए, हम अपने आप में स्वाभिमानी होने चाहिए। वह अवध का नवाब रह चुका था, वह अंग्रेजों का दुश्मन था, उसने कंपनी का शासन बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वह, जब गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता से पेशी के लिए बुलाया तो उसका नवाबी स्वाभिमान आहत हो उठा, उसने जनरल के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। पेशी पर बुलाया उसे, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है, तुम आओ और अपनी बात रखो। क्यों आऊं मैं? तुम्हारे बुलाने पर मैं क्यों आऊं? नहीं गया। ऐसे थे नवाब, ऐसा था वो जज्बा, ऐसा था वो हौसला उन लोगों के बीच। वजीर अली के कर्नल को कैसे मात दी? वजीर अली ने कर्नल को मात कैसे दी? कारतूस एकांकी के आधार पर बताना है आपको। कर्नल वजीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में डेरा डाले हुए था, इतने दिनों से पूरी व्यवस्था जमा रखी थी। कहानी पूरी हमने देखी, सुनी, पड़ी। कैसे डिफीट किया? कर्नल वजीर अली को पकड़ने के लिए जंगल में डेरा डाले हुए था। वजीर अली अचानक कर्नल के डेरे में पहुंच गया, उसने कर्नल से आमने सामने बात की। कर्नल साहब को पता ही नहीं है बंदा कौन है, वो तो बोल रहे हैं वाह यार क्या हिम्मत वाला साहसी सैनिक है जो वजीर अली को पकड़ने के लिए मुझसे समझौता करने आया है, मुझसे ऑफर दे रहा है आगे आकर के।
ऐसा हौसला, ऐसी हिम्मत वाला बंदा, उससे आमने सामने बैठकर बातचीत की, उससे कुछ कारतूस भी मांगे, फिर उसने ये भी बताया कि वह वजीर अली है। यह कहकर वो अपने डेरे में से साफ निकल गया और वो देखता का देखता रह गया, सख्ते में आ गया, कुछ नहीं कर पाया वो। इस प्रकार से उसने मानो शेर की मान में जाकर उसे चुनौती दे दी हो। ये शेर की मान में जाकर चुनौती देना ही था। ऐसी विचारधारा, ऐसा सिस्टम इतना बढ़िया जो था, वो भारतीय कल्चर के अंदर पाया गया, भारतीय संस्कृति के अंदर पाया गया। जो पाठ था, उस पाठ के आधार पर आपने देखा कि वजीर अली एक जज्बा, एक हिम्मत, एक हौसला लेकर के कूद पड़ा, अकेला सैनिक। हम कई बार कहते हैं हम अकेले क्या कर सकते हैं, अरे कैसे नहीं कर सकते हम अकेले यार। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। कवि ने कहा था, कवि दुष्यंत कुमार ने, हो कहीं भी आग लेकिन आग मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक चिंगारी बहुत है जलाने के लिए, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों। इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, लोगों के अंदर बातियां तो जल रही हैं, तैयार हैं, सिर्फ आपको जलाने की आवश्यकता है, क्रांति को जगाने की आवश्यकता है। वो क्रांति जगेगी कब? जब कोई शुरुआत करेगा। वो नींव का पत्थर जो नीचे आता है बच्चों, वो नींव का पत्थर, वो बलिदान होता है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं कंगूरा बनूंगा, मैं ऊपर मंजिल पर छाऊंगा, नहीं कहता। वो क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं नींव के पत्थर के रूप में धरती के नीचे नहीं गड़ा तो शायद ये मंजिल खड़ी नहीं हो पाएगी। ऐसे क्रांतिकारियों को हम सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। आज हमारा देश जिस स्तर पर पहुंचा है, वो हमारे क्रांतिकारी, हमारे बलिदानियों के कारण पहुंचा है। वरना क्या होता, हम भी आज तक अंग्रेजों की गुलामी की दास्तां में जीते होते। आवश्यकता किस चीज की है? अरे बुलंद रखो अपने हौसले, जज्बा बुलंद रखो, इस बात की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, आज आप सभी ने पूरा पाठ इतनी तल्लीनता से, इतनी समझदारी से समझा, इतना बढ़िया तरीके से समझा। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे साथ जुड़े रहे, आपने क्रैश कोर्स के अंदर हमारा आज का जो पाठ था कारतूस, उसको समझा। मैं चाहूंगा आप सभी लोग हमारे साथ पूर्ण रूपेण जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें प्रेम करते हैं, अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हम आपके लिए बहुत कुछ, बहुत अच्छा सा लेकर आएं, बहुत अच्छा लेकर आएं। आप हमें अपनी बात को सीधे, जो जानते हैं वो अपने कमेंट मुझे सीधे भी भेज सकते हैं। और मोशन के चैनल पर आपका स्वागत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।